तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको उनमें से किसी में भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, हमें क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। अगर नहीं है तो आज हम नीट के 15 से 20 सालों के क्वेश्चन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होने के बाद हम 12th का कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 12th के किसी टॉपिक में, केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए उस टॉपिक का नाम। हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर उसी टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और उस टॉपिक के पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और उसके बाद नीट के 15 सालों के या 20 सालों के क्वेश्चन करेंगे। और इतने में अगर अपना पेट नहीं भरता है तो हम बढ़िया से बढ़िया कोचिंग के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या फिर बढ़िया से बढ़िया जो अपने पास बुक होती है उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। जो भी बढ़िया से बढ़िया बुक मिलेगी हमें, नीट या आईआईटी या फिर एम्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बढ़िया से बढ़िया बुक जो हमें मिलेगी उस बुक के हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने के लिए थोड़े बहुत ये भी है कि आपका जो थ्योरी है वो थोड़ी बहुत कंप्लीट हो। थ्योरी अगर कंप्लीट होगी तो क्वेश्चन आपको बेशक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। तो अपनी थ्योरी को भी कंटिन्यू रखना। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2017, 18, 19, 20 के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले शायद क्लास में कर लेंगे। अभी 2016 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल ऑफ विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। अपने पास दे रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। कोई भी एक ऑर्बिटल होगा इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, कोई ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऑर्बिटल लिख रखा है यहाँ पे, ना कि ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी एक ऐसा ऑर्बिटल जो इनसे रिलेटेड है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो भाई साहब इनको देखने की हमें जरूरत है ही नहीं। वास्तव में कोई एक अगर ऑर्बिटल है तो उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। तो मतलब ये तो हमें मामू बनाने के लिए दिया गया है। तो अपने को मामू नहीं बनना है, अपने को सिर्फ ये कंसेप्ट देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऑर्बिटल दे रखा तो माने के 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन भी, सेकंड फेज में, यानी नीट के 2 पेपर हुए थे। ये सेकंड फेज का क्वेश्चन था और ऊपर वाला भी अपने पास सेकंड फेज का क्वेश्चन ही था। तो नीट 2016 फेज सेकंड का दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि डी के पास टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं। डी के पास टोटल ऑर्बिटल होते हैं 5। डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पाए जाते कहां पर? ये मान लेते हैं डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है और ये डी जेड एक्स है। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बिटवीन द एक्सिस। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं? बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम बात करें 2 ऑर्बिटल और होते हैं, कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड नेक्स्ट सेकंड इज डी जेड स्क्वायर। और उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार की, बीच में होता है एक गोला। ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन में होता है और ये जेड प्लेन में होता है। तो अपने पास डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर होती है ऐसी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। तो ये होती है अलोंग द एक्सिस। तो अपने पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो यहां से क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे
इतने इजी क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, तो अपना तो सिलेक्शन श्योर है। चलो देखते हैं, नीट की कट ऑफ भाई साहब बहुत जाने लग गई आजकल, ठीक है ना। तो अच्छे से तुम तैयारी करना, ऐसी तैयारी करना जिसमें तुम्हारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने हो जाए, कम से कम 40 क्वेश्चन हो जाए। तुम्हें अगर थ्योरी पढ़नी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ, हम हर चैप्टर की थ्योरी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कर लें, उसके बाद आपको थ्योरी भी प्रोवाइड की जाएगी। नीट का एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। केमिस्ट्री की तो अगर मैं गारंटी लूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का तो भाई साहब मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो भी हो जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री का तो एक एक टॉपिक आपको कवर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, उन दोनों के बीच में हमें अगर अंतर करना हो तो कौन से क्वांटम नंबर का हम उपयोग करेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम इसके ऑप्शन पे चलते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। भाई साहब ये बात कही थी स्पिन क्वांटम नंबर ने, और एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश किया जा रहा है किसके द्वारा, स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा। तो आपको पता है ये छोटी मोटी चीज है, ये तो आप जानते ही हो, नीट 2016 का क्वेश्चन है। मैं बोलूं भाई साहब ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली लगने लग गया, तो बहुत इजी चैप्टर है। चलो आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, देखो भाई साहब बात ऐसी है कि किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, एच अपॉन टू पाई, या फिर इस एच अपॉन टू पाई को एच बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एल इंटू एल प्लस वन ये अपने पास निकल के आता है, इसके ऊपर रूट लगा रहता है, ठीक है। ये होता है अपने पास क्या, ये होता है अपने पास एंगुलर मोमेंटम को निकालने का तरीका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने का तरीका। अब इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकाल लिया हमने देखा कि यहाँ पे एच बार के रूप में आ रहा है, और निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई साहब डी होता है, डी के लिए जो होता है एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे एच बार इंटू टू प्लस वन, 2 + 1 कितना हो गया भाई साहब 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एच बार √3 इंटू टू कितना हो गया 6, तो √6 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सबको ये चीज हजम हो गई होगी, छोटे मोटे चीजें जो आपको याद रहनी चाहिए। चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है इस बार, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स यानी बहुत सारे ऑर्बिटल, कैन बी डिफाइंड विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब भाई साहब इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कितने ऑर्बिटल्स डिफाइन किए जा सकते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 3 दे रखी है, बहुत बढ़िया, एल की वैल्यू दे रखी है 3, उस 3 के लिए हम एन की वैल्यू 3 दे रखी है, उसके लिए एल की वैल्यू दे रखी है 1, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने करना है 1, और एम के लिए भी हमारे पास एल के लिए भी हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है एम की, वो कितनी है 0, मतलब एन एल एम तीनों की वैल्यू अपने पास गिवन है। हम एम की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है अपने पास 0 निकल के आ रही है। 0 किसके लिए आता है, पीजेड ऑर्बिटल के लिए आता है, कौन से ऑर्बिटल के लिए आता है, पीजेड ऑर्बिटल। देखो एम की आपके पास जितनी वैल्यू गिवन होगी उतने ही ऑर्बिटल होंगे, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, एम के जितनी वैल्यू गिवन होगी उतने ही क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे m की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू, कौन सी 0, m की एक ही वैल्यू दे रखी है 0, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होगा, m की एक वैल्यू के एक ऑर्बिटल होता है। और वैसे भी हमें पता pz के लिए मतलब ये l की वैल्यू p है, p के लिए m की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो समझना आपको।
तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। तो भाई साहब 6 वाला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 6 वाला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। 2014 में आया वो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरिस्पॉन्डिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। आपको जूल में एनर्जी को कैलकुलेट करना है। और क्या करना है? जूल में एनर्जी को कैलकुलेट करना, आपके पास दे रखे हैं लैम्डा की वैल्यू। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा। आपके पास E की वैल्यू आ गई एच सी अपॉन लेमडा। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो एनर्जी तो इतना लिखना, लेकिन जब आपको जूल में निकालनी है तो 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन लेमडा इन, लेमडा किसके अंदर आ जाएगा? लेमडा इन आ जाएगा मीटर। आपको ये वैल्यू अपनानी पड़ेगी और ये वैल्यू रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा फॉर्मूला भाई साहब। यहाँ पे 45 इंटू 10 की पावर -9 लिख देना, क्योंकि नैनो का मतलब क्या था? 49 10 की पावर 9, ठीक है। नैनो का मीटर मतलब होता है 10 की पावर 9 और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको इतने तो ज्ञानी हो ही, कर लोगे क्वेश्चन। 7 वाले क्वेश्चन में आ जाओ भाई साहब। 7 वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 7 वाला क्वेश्चन कहता है Be+2 is isoelectronic with which following ion? Which of following ion? Be+2 किसके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो। Be+2 बी बेरिलियम, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? बेरिलियम आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरोन यानी बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। +2 दे रखा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 4 में से 2 गया, कितना बचे? 2 बचे। तो इसका मतलब हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहे हैं? Li+1 में आ रहे हैं नालाय को। इसको ज्यादा क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एसोसिएट विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर? 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वांटम नंबर आपके पास दे रखे हैं, ठीक है ना। ये इतने क्वांटम नंबर आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात दे रखे। तो बोल रखा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो m की कितनी वैल्यू दे रखी है? यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है 1। वो भी कैसे में? माइनस में दे रखी है। एक वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है, मतलब कितने ऑर्बिटल आपके पास? एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको पता है। चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वैल्यू दे रखी है प्लांक कांस्टेंट की, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है प्लांक कांस्टेंट की। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इतनी दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इज इतनी नैनोमीटर सेकंड इनवर्स दे रखी है। विच ऑफ विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी। भाई साहब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। लाइट की स्पीड दे रखी है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है? पूछा आपको वेवलेंथ। अरे मूर्खो, वेवलेंथ इतने इतने इजी क्वेश्चन आता है। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है? सी अपॉन न्यू। न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, यानी आपने कभी पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि नहीं होगी? अब सी की वैल्यू जो अपने पास होती है वही रखो, आंसर आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आंसर आएगा ही। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है? 6 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि 3 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 15 ऊपर चला गया था, अपॉन में 6, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे 2, अब 1/2 हो गया। 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं? 0.5 इंटू 10 की पावर -7। भाई साहब इसको 50 इंटू 10 की पावर -9 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? पॉइंट हटाया और एक जीरो और लगाया, तो यहाँ पे 2 माइनस के 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 50 इंटू 10 की पावर -9 आ गया।
अब भाई साहब 50 इंटू 10⁻⁹ अगर आपके पास आ गया तो -9 का तो मतलब ही होता है नैनो, नैनो में नैना, नैना में 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। चलो तो हो गया 15 नैनोमीटर। 15 नैनोमीटर आ रहा है सेकंड वाले में, तो आंसर होगा इसका सेकंड वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 एक इक्वेशन दे रखा है, नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, बेस्ड ऑन इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू n/z² okay, certain conclusion are written, which of them is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन, लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेडियस अपने पास भाई साहब उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इक्वेशन कैन बी यूज कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है तो कितनी एनर्जी में चेंज हुआ है, इसको इस इक्वेशन से हम, मतलब इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को यूज करके हम बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? मान लेते E1 एनर्जी से चला गया वो E2 एनर्जी में, ये चला गया E2 एनर्जी में, तो एनर्जी का चेंज कितना होगा यहाँ पर? E2 माइनस E1। ये ऐसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन दे रखा है फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी इट डज for n is equal to 6, which mean that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। अरे क्या बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही गलत बात है ये। तो बोलना क्या चाह रहा है कि n इज इक्वल टू 1 के पास ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसका मतलब है कि ये n इज इक्वल टू 6 से ज्यादा लूजली बंधा हुआ रहेगा। गलत बात है ऐसा। ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है वो तो बहुत ही मतलब मजबूती के साथ बंधा रहेगा, इसकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है ना? ये बोलना ऐसा ही चाह रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला तो भाई साहब गलत, ये पूरा ही गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। फोर्थ वाला सही, अगर थर्ड वाला गलत है तो फोर्थ वाला तो सही होगा, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2012 प्रीलिम्स 2012 की बात करते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम। रुबिडियम देखो भाई साहब, रुबिडियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये रुबिडियम कहाँ से आता है? देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट में आता है ना, फर्स्ट ग्रुप में आता है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में आता है, और फर्स्ट ग्रुप में शायद फिफ्थ पीरियड में आता है, फर्स्ट ग्रुप के फिफ्थ पीरियड में आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s1। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5s1। और इस वैलेंस सेल के लिए हमें क्या लिखना है, इसका वो क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम नंबर लिखना है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 5 हो गई, बहुत बढ़िया, n की वैल्यू हो गई 5। L की वैल्यू कितनी होती है? S के लिए 0 होती है। S के लिए M की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो +1/2 हो जाएगा, यानी कि बात ये हुई कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, करेक्ट। समझ में आ गई बात? पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगले वाले क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो गए, अगले वाले क्वेश्चन पर तो स्टार्ट करते हैं अपना 12th वाला क्वेश्चन। 12th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विद L इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4। L की वैल्यू 3 के लिए कितनी आती है? पहले तो मुझे बताओ L की वैल्यू 3 के लिए कितनी आती है रे भाई साहब? L की वैल्यू 3 के लिए आती है, L की वैल्यू 3 के लिए, मतलब 3 के लिए कौन से सबसेल के लिए आती है? L की वैल्यू 3 कौन से सबसेल के लिए आती है? L की वैल्यू 3 आती है F सबसेल के लिए। मैंने कहा था 0 1 2 3 0, L की वैल्यू 0 किसके लिए आती है? S, दूसरा आता है P D F, ठीक है ना, ऐसा बताया था मैंने आपको।
तो L की वैल्यू 3 आती है F के लिए, और F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि F में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। 13 वाले क्वेश्चन में आ जाए। 13 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। बहुत इजी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2 इंटू में l इंटू l+1, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब h/2 इंटू पी के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 1+1। ठीक है, अब यहाँ पे h/2 कितना आ जाएगा? ये रूट आ जाएगा, 1+1 हो जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसके आगे की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे h/, इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू पाई इंटू √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या? h/2 पाई, और इसका 2 का रूट भी आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। 13 वाला क्वेश्चन कंप्लीट, 12 वाला क्वेश्चन कंप्लीट, 14 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आ सकते हैं? तो इसका आंसर होता है n², यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, यानी फोर्थ एनर्जी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास, या फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए अपने पास कितने ऑर्बिटल आएंगे? 16 ऑर्बिटल आएंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 15 वाला क्वेश्चन। द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ दैट इज λ1 एंड λ2। हम जानते हैं कि जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। E क्या होता है? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? होता है। अब मैं बोलूँ कि E1 तो वो क्या हो जाएगा? λ1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बोल दूँ E2 तो वो पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा λ2 के। यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा ऐसा लिख दो कि E1/E2, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? λ2/λ1 आ जाएगा। यस कि नो? क्योंकि आपको बेसिक मैथ आती है, ऐसा मान के ही मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? E1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 25, E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50, इज इक्वल टू λ2/λ1, ये कैंसल, यहाँ पे λ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? λ2/2, या λ2 कितना आ जाएगा? सही लिखा क्या मैंने? हाँ, λ2 आएगा यहाँ पे, λ2 आ जाएगा, ये इसको मिटा दो भाई, λ2 आ जाएगा λ1/2। ठीक है ना, ये इससे देखो इधर से यहाँ पे 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो λ1 आ जाएगा 2 λ2 के। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन सॉल्व। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। 2011 प्रीलिम्स तक के हमने क्वेश्चन किए हैं। आगे हम करेंगे 2010 से लेकर 2005 तक के क्वेश्चन, और 2017 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम आईआईटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही लें, लेकिन जब हम आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ हम एक नए चैप्टर को और स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए। जिसके लिए ज्यादा ऑप्शन आएंगे हम उसी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी को किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में आकर उस दुविधा को उगलिए, हम उसका निवारण आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।